आदाब नाज़रीन, परवाज़ निस्वां में आपका खैर मक़दम है। आज हम आपकी मुलाकात अदबी दुनिया की एक ऐसी खातून से कराने जा रहे हैं जिन्होंने कई ज़बानों में काम किया है। हिंदुस्तान की अदब की तारीख़ में जिन ख़वातीन ने औरतों के मसाइल को फ़नकाराना तौर पर पेश किया, उनमें नासिरा शर्मा का नाम बहुत मुमताज़ है। वो एक मुनफरिद अफसाना निगार है। वो उर्दू और हिंदी के अलावा फ़ारसी, अंग्रेज़ी और पश्तो ज़बानों पर भी उबूर रखती हैं। तो परवाज़ निस्वां में आज देखते हैं नासिरा शर्मा की परवाज़ को। नासिरा साहिबा की पैदाइश इलाहाबाद के एक इल्मी खानदान में हुई। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम भी इसी शहर में हासिल की और आगे चलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया। पैदाइश तो मेरी इलाहाबाद की है और बचपन भी मेरा वहीं गुजरा है। और एक्चुअली बीए के बाद मैंने वो शहर छोड़ा। तो शहर से तो रिश्ता बना रहा, लेकिन ये रहा कि लगातार घूमना रहा। पढ़ाई भी मेरी वहाँ पे इलाहाबाद में हुई। एक स्कूल था, हमीदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, उसमें थे हम लोग। उनके घर में दानिश्वरी की एक मजबूत रिवायत थी। उनके वालिद जामिन अली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर जामिन अली ही वो शख्सियत थे जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू की बुनियाद डाली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहली मरतबा उर्दू डिपार्टमेंट शुरू किया, कोर्स बनाया। और उस वक्त जो पूरा माहौल था इलाहाबाद का, अदबी माहौल, उसको बहुत हद तक सुना ये है कि प्रोफेसर जामिन अली के ही हाथों होता था। और उसके बाद तो बहुत सारे कामयाब और अच्छे प्रोफेसर भी हुए उर्दू के, और तनकीद निगार भी हुए, और बहुत कुछ हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हो गया। नासिरा साहिबा के घर का माहौल इल्मी और रोशन ख्याल था। उनकी वालिदा ने उनको और उनकी बहनों को तालीम, आला परवरिश और इंसानियत की समझ अता करने में एक अहम रोल निभाया। माँ मेरी जो थी वो बहुत ही मोहब्बत करने वाली, और उनके दिल में बहुत ज़्यादा अरमान था कि हम लोग एजुकेटेड हों और बाहर निकलें, लिखे पढ़ें। तो मुझे लगता है आज हम तीनों बहनें जहाँ पे हैं उसमें हमारी माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और टिपिकल मुस्लिम घराने जो हुआ करते थे, ज़मींदाराना या नवाबों के या गरीबों के, उस तरह का हमारा ख़ानदान नहीं था। हम लोग खुशहाल लोग थे और सीधे साधे हम लोगों की ज़िंदगी थी, जिसमें इस बात का बहुत ज़्यादा हम लोगों को तालीम दी गई थी कि दूसरों का दिल ना दुखाना, अपनी तारीफ़ ना करना। नासिरा साहिबा के खानदान के लोग न सिर्फ उर्दू अदब के कदरदान थे, बल्कि खुद भी लिखा करते थे। उनके कुंबे में बहुत लोग थे जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार लिख कर किया करते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लिखने का हुनर उन्हें विरासत में मिला। मेरे वालिद के दादा थे, वो अवधी के शायर थे। मेरे चचा शायर थे, मेरे दादा शायर थे, और उन्होंने प्रोज भी लिखी। मेरे वालिद शायर थे। तो एक परंपरा जैसे होती नहीं है घर की, कि कोई बहुत एम्बिशियस नहीं है कि वो अपनी किताब छपवा रहा है, इनाम ले रहा है। मेरे यहाँ जितने लोगों की किताबें हैं जिन्होंने लिखी हैं, वो सब हैंड रिटन हैं। प्रेस में तो हमारे वालिद ने भी अपनी किताबें कभी नहीं दी। ये तो हम लोगों की शुरुआत हुई, और उनके इंतकाल के बहुत दिनों बाद हमारी बड़ी बहन ने उनकी किताबें जो है, बहुत लोगों के कहने पे वो चीज़ें बाहर आईं।
नासिरा के मुसन्निफ बनने की बुनियाद बचपन में ही पड़ गई थी। उन्होंने अपनी पहली कहानी तब लिखी जब वो स्कूल में ही थी और उनकी इस कहानी को इनाम भी मिला। फिर इसके बाद उनका कलम कभी रुका नहीं। लिखने का सिलसिला तो बचपन से था, क्योंकि मैंने पहली कहानी तब लिखी थी जब स्कूल में कंपटीशन हुआ था। और शायद मेरी बड़ी बहन, जो मंझली बहन है, जो कहानी भी लिखती हैं थी उस ज़माने में और शायरी भी करती हैं, अब भी करती हैं, और हिस्ट्री में वो सेंट्रल एशिया की एक्सपर्ट रही हैं, तो उन्होंने थोड़ी बहुत ज़रूर मदद की होगी और उसमें मुझे कंसोलेशन प्राइज़ भी मिला। फिर उसके बाद सबका लिखना पढ़ना था, तो धीरे धीरे 7वीं क्लास में एक कहानी छप गई। फिर उसके बाद JNU में आई, तो वहाँ फिर बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते खुद लिखने लगी। बस इस तरह से शुरू हो गया। लेकिन बच्चों की राइटिंग से एक्चुअली मैं सीरियसली दाखिल हुई हूँ। नासिरा के लिखने का सिलसिला आगे बढ़ा और उनकी कई किताबें मशहूर हुईं। उनमें कुछ खास नाम हैं: पत्थर गली, बुतखाना, अक्षयवट, संसार, इब्ने मरियम और पारिजात। कहानियां लिखने के लिए नासिरा अपने घर के इल्मी माहौल से जरूर मुतासिर थीं, पर उनकी ताकत थी उनकी ऑब्जर्वेशन। अपनी कहानियों के मौज़ूआत उन्होंने अपने आसपास की दुनिया के रंग और ढंग देखकर चुने और उन्हें बखूबी कागज पर उतारा। मिसाल के तौर पे अक्षयवट में उन्होंने इलाहाबाद शहर में उस वक्त की तमाम दुश्वारियों को बहुत बेबाकी से लिखा। अक्षयवट जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे जहन में था कि पूरी दुनिया में कोई गदर मचाए हुए हैं। तो पहले तो जो हैं लोकल गुंडे हैं, छोटे मोटे नेता हैं और उसमें बड़े नेता भी शामिल हैं, पुलिस है और वकील है। पूरी दुनिया का उसमें चुना इलाहाबाद मैंने इसलिए था कि इलाहाबाद में मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरी थी जहाँ पुलिस का जो सबसे स्याह चेहरा था वो मैंने देखा, और प्रशासन का, और वहाँ के बहुत ही ज़्यादा जैसे ज़िम्मेदार लोगों को। और जब मैं उस सारे तजर्बे से निकली तो मुझे लगा पूरी दुनिया में तो यही हो रहा है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। तो उसमें फिर अक्षयवट को मैंने लिया और उस चीज़ का भी अफसोस किया कि इलाहाबाद जैसा शहर जो है वो किन चीज़ों का शिकार होता जा रहा है और कितने बड़े बड़े उसने इंटेलेक्चुअल्स दिए और क्या नहीं किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने। ख़ास तौर से 70 के बाद जब हिंदी फिक्शन का जिक्र करते हैं और एक नए अफसानवी मंजरनामे पर जब हम डिस्कस करते हैं, जब बहस करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही नुमाया नाम उभर के सामने आता है और वो है नासिरा शर्मा का। नासिरा शर्मा ने अपनी पूरी अदबी ज़िंदगी में कहानी को ओढ़ना बिछौना बना लिया। वो JNU में प्रोफेसर रहीं उस वक्त भी और रिटायरमेंट के बाद भी, यानी सुबकदोशी के बाद भी, और आज भी नासिरा शर्मा उसी रफ्तार से लिखती रही हैं जिस रफ्तार से वो पहले लिखा करती थी। मेन तो हम लोग पढ़ने लिखने ही वाले लोग थे क्योंकि घर में का माहौल ऐसा था। लेकिन जो मुझे अट्रैक्ट करता था बचपन में वो अपने ज़ीरो रोड की बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें अट्रैक्ट कभी नहीं की, क्योंकि वहाँ से मैं निकल जाती थी सेंट एंथोनी। वहाँ तक मैंने सेकंड क्लास पास किया और उसके बाद एक इलाहाबाद में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट था मुस्लिम लड़कियों की तालीम का। तो हमीदिया जब उठा तो जितने भी अच्छे घरानों की लड़कियां थीं सबको ये इस मूवमेंट में माँ बाप ने शामिल किया। तो हम तीनों बहनें भी वहाँ गए। तो मैंने 3rd से पत्थर गली में ये था। मेरी एक कहानी संग्रह का नाम भी पत्थर गली है। तो आज भी जो मेरी कहानियाँ उठती हैं कहीं ना कहीं उस गली से उठती हैं, क्योंकि वो बहुत दिलचस्प गली थी। और बचपन मेरा ऐसा गुजरा कि घर में तो बहुत डिसिप्लिन था, क्या बोलो क्या ना बोलो, कैसे उठो,
क्या पढ़ो और कैसे बुज़ुर्गों से बर्ताव करो। लेकिन जो पत्थर गली थी उसमें सब फ्रीडम थी। तो मेरा ऑब्ज़र्वेशन बड़ा गज़ब का था कि लोग जो हैं वो सड़क को अपनी आंगन बना के रहते हैं, उसी में मार धाड़ भी है, लड़ाई भी है, कोसना काटना भी है, दर्जी कपड़ा सिल रहा है, हलवाई जो है वो मावा घूटे चला जा रहा है। तो इतना कुछ पढ़ने को था और मेरी दिलचस्पी इतनी हो गई थी कि जब तक हम लोगों की सवारी आती लेने के लिए, तब तक मैं दाई के साथ जो लड़कियां पैदल जाती थीं आसपास जगहों, उनके सब के घरों में मैं जा के उनका पूरा सब देख के और बड़ी शराफत से लौट के मैं आ जाती। तब तक हम लोगों की सवारी आ जाती थी, हम तीनों बहनें बैठ जाते थे। तो मेरी कहानियों में जो आया है वो मेरा घर नहीं आया है, ना मेरा मोहल्ला इतना आया है जितना वो पत्थर गली, नखास कोना और ये सब चीज़ें। नासिरा की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने शादी करने का फैसला किया। नासिरा के घर वाले रोशन ख्याल थे, पर वो खुद उनसे भी एक कदम आगे थी। प्रोफेसर आरसी शर्मा को अपना हमसफर चुनने के वक्त नासिरा ने इस बात की परवाह नहीं की कि मजहब के बाहर शादी करने पर वो बहुत से लोगों को नाराज कर देंगी। शादी में घर में थोड़ा सा ये ज़रूर था कि लोग हर्ट हुए थे, लेकिन मेरी माँ जो थी वो हर्ट होने से ज़्यादा या भाई हर्ट होने से ज़्यादा ये फिक्रमंद थे कि मैं ठीक से रह पाऊँगी कि नहीं। और इस तरह का अपमान जैसे लोग सहते हैं या जुल्म, इस तरह का हम लोगों ने कुछ नहीं सहा। मेरे घर में बहुत लचीलापन है और अब तो इतनी ढेरों बहुएं ब्राह्मण्स की आई हुई हैं हमारे घर में, कहना ही क्या। बहरहाल उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल रही। जिंदगी के इस नए दौर में उनको दुनिया को और भी ज्यादा जानने और समझने का मौका मिला। देखिए, हम तो सीधे शादी के बाद इंग्लैंड रहे 3 साल। तो मानी बात है, इलाहाबाद जैसे सिटी से निकल के आप एडिनबरा जैसे खूबसूरत जगह पहुंच जाएं और पूरे इंटरनेशनल लेवल के पीएचडी स्टूडेंट आपको घेरे रहें और ना तो उनका एक्सेंट समझ में आता था और ना खान पान। तो 6 महीने तो का खासा डिप्रेशन रहा मुझे, लेकिन उसके बाद तो बहुत ही दिल लगने लगा नहीं आएंगे। और फिर सीधे हम जेएनयू आ गए। तो जेएनयू में 28 साल रहने का बहुत बड़ा मतलब था। तब मैं 22 साल की थी और 28 साल रही मैं। बच्चे 3 साल और 2 साल के थे। तो मेरी तो सारी ग्रोथ जिसे कहते हैं, मेंटल, इमोशनल और दुनिया को देखने की जो कैफियत थी, वो सब जेएनयू में हुई। नासिरा शर्मा की शख्सियत और लिखाई की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने ख्यालात को आवाज देने के लिए किसी एक जबान से बंधी नहीं रहीं। उन्होंने एक साथ 2 जबानों, उर्दू और हिंदी में अपने अफसाने लिखे। नासिरा शर्मा उर्दू और हिंदी के बीच जो फिक्शन है उसमें एक पुल के तौर पर हम उनको देखते हैं। यानी उन्होंने हिंदी में कहानियाँ लिखी और उनकी कुछ कहानियाँ उन्होंने कुछ कहानियाँ उर्दू में भी लिखी। मैंने भी कई पत्थर गली में एक कहानी लिखी थी, कातिब, और उसमें मैंने लिखा था कि उर्दू हिंदी बहनें हैं। और अभी भी जब पटना में एक फंक्शन में मैंने कहा था, जब लोग कह रहे थे कि उर्दू की स्क्रिप्ट बदली जाए, तो मैंने कहा था कि भाई, एक बहन के 2 शौहर आप लोग क्यों चाहते हैं? मुझे लगा 2 बहनों का मिजाज बिल्कुल अलग है। आप कह सकते हैं कि चलिए उसमें संस्कृत ज़्यादा आ जाएगी तो वो अलग हो जाएगी, या इसमें अरबिक फ़ारसी, लेकिन वो पूरा जो एक्सप्रेशन है लैंग्वेज का, वो बिल्कुल जुदा है। जैसे 2 बच्चे एक ही घर में एक ही माँ बाप के पैदा होके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। नासिरा शर्मा की किताबों के मौज़ूआत और लिखने के अंदाज में हिंदुस्तान की सकाफत के सभी रंग देखने को मिलते हैं।
ऐसा शायद इसलिए है कि उनकी परवरिश जिस माहौल में हुई वो हमारी गंगा जमुनी तहजीब से वाबस्ता था। देखिए, मौज़ूआत तो मेरे ऐसे रहे हैं कि जो बचपन गुजरा है जिस घर में, उसमें हिंदी और उर्दू का फ़र्क नहीं था। मोहल्ला जो था वो हिंदू मुसलमान इतना मिक्स था कि दिवाली अगर शंभू लाला जी के यहाँ होती थी तो दरअसल वो हमारे यहाँ भी होती थी। और जिस तरह के खिलौने टोकरी भर के हम लोगों के पास आते थे और जो पूरा नाश्ता आता था पापड़ का, सेव का, तो हम लोग ने तो पूरे हिंदुस्तान को जिया है बचपन में। कोई छुआछात और ये सब का माहौल हमारे यहाँ था नहीं। और एक एक से शायर हमारे यहाँ आते थे जब वो महीने में हर दफ़ा जैसे कहते हैं मुशायरा होता था। तो हम लोग का पूरा सेटअप जो दिमाग का था वो एकदम अलग था। और वो चीज़ हमारी जाने अनजाने, आज तो मैं इस तरह से एनालाइज करके आपको बता रही हूँ, लेकिन उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो चीज़ें उठा रही थी। अब जब रियलाइज़ करती हूँ कि अरे मेरे वालिद ने भी पर्शियन में एमए किया और मैं ज्योग्राफी में एमए करते करते पर्शियन में कैसे आ गई। उन्होंने ढेरों किताबें सफ़रनामे पे लिखी, मेरी भी रिपोर्ट ताज आई। तो कहीं ना कहीं आपके उसमें खून में, आपकी आदतों में, या तो आपका शहर गूंजता है या आपका अपना जिसे कहते हैं बुज़ुर्ग गूंजते हैं। नासिरा शर्मा ने सिर्फ कलम का ही सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ़ सेमिनारों में, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर औरत की आवाज़ को भी बुलंद किया। उन्होंने उन ख़वातीन की आवाज़ उठाई जिनको माशरे में एक किनारे पर ढकेल दिया गया था। नासिरा शर्मा जब हिंदुस्तान में जमीन से जुड़े मौज़ूआत को कलम बंद कर रही थीं, तो तकदीर उनकी कलमकारी में एक नया रंग भरने की तैयारी में थी। अक्सर मैं सोचती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ वो एक अलग चीज़ है। ज़िंदगी किसके लिए दरवाज़ा खोलती और कहती आओ यहाँ दाखिल हो और देखो, वो दो चीज़ें एकदम अलग हैं। जिंदगी ने कुछ ऐसी करवट ली कि उन्होंने फारसी सीखी, और सिर्फ इतना ही नहीं, फारसी सीख लेने के बाद ईरान और वहां की जिंदगी से तारुफ भी कराया। पर्शियन तो मेरा सब्जेक्ट रहा ही नहीं कभी। ज्योग्राफी में एमए करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। और जेएनयू में ये था कि अगर 3 स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में नहीं हुए तो डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का बंद कर दिया जाएगा। तो उस वक्त मिस सबर हवेवाला थी, बॉम्बे से आई थी। उन्होंने हम लोगों को ज़बरदस्ती, हमको और रजिस्ट्रार की वाइफ को कहा तुम आके ज्वाइन कर लो, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हम लोग पहुंच गए ज्वाइन करने, क्योंकि जेएनयू का उस वक्त का जो माहौल था वो बहुत ही जिसे कहते हैं गुथा हुआ और बहुत दोस्ताना था। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, उनके थोड़े बच्चे बड़े थे, मेरे छोटे थे, हम लोग आ गए और उनकी नौकरी बच गई। अब जो पर्शियन पढ़ना शुरू किया तो बहुत अच्छी लगी। अब फिर बाद में पता चला कि अरे वहाँ 50 साला वो जश्न मनाया जा रहा है पहलवी का, तो जो इस इम्तिहान में पास हो जाएगा वो ईरान जाएगा। हम लोग ईरान पहुँच गए, शाह का दौर था, मेहमान खाने में ठहराए गए। अब जो ईरान देखा तो बस फिदा ही हो गए। ईरान से नासिरा शर्मा का रिश्ता मोहब्बत और इज्जत अफजाई से आगे बढ़ा, और उन्होंने उस इलाके में हो रही उथल पुथल से मुतासिर होकर ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर किताबें लिखी। पहला सफ़र जो था उसमें कुछ राइटर, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लोग हमारे आगे पीछे थे, मैं समझ नहीं पाई थी उस वक्त। जब दोबारा गई तो फिर वो लोग मिले और उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रेस आज़ाद है, हमारी बात करो, और ये शाही तख्ता पलटना है, ये है। तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि लोग कैसे और क्या है। तब तक हम लोग थोड़ी मॉडर्न पर्शियन समझने लगे थे। और उसी ज़माने में देखा कि 70,000 80,000 लोग सड़क पे हैं और मैं भी टैंक के सामने खड़ी हुई हूँ।
रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। सब माइंड में गांधी जी थे, पंडित नेहरू थे, और आज़ादी का पूरा जोश व खरोश था जो हम लोगों को लिटरेचर में पढ़ाया था, वो कहीं से उबल के आ गया। और पूरा जो मूवमेंट था उस वक्त का, वो था कलम की आज़ादी और बयान की आज़ादी। तो हम कोई अलग तो नहीं थे, तो सबको ये था कि तुम गांधी की मुल्क की हो। गांधी का तो बहुत ज़्यादा ईरान में इज्जत थी, और तो आप कुछ कीजिए। तो उससे जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ, और जो मैंने ट्रेनिंग मुझे घर में मिलनी चाहिए थी, अपने घर में या स्कूल में, वो मुझे ईरान के इंटेलेक्चुअल से मिली कि वो बोलो जितना बोलना ज़रूरी है, वो लिखो जिस पे तुम फिदा भी हो सको। बचपन में शौकिया तौर पर शुरू हुई कलमकारी नासिरा शर्मा के लिए आगे चलकर बहुत संजीदा हो गई। अपनी किताबें लिखने के लिए नासिरा को बहुत जद्दोजहद से गुजरना पड़ा। राइटिंग में मैंने बहुत आरामदेह राइटिंग नहीं की है। जो दिमागी तौर से मैंने चीज़ें सही, या इमोशनली जो ज्वार भाटा मेरे अंदर होता था, उस सब का असर तो राइटिंग में किस तरह निकला ये तो मेरे पढ़ने वाले जानते होंगे। लेकिन मेरे अंदर की दुनिया इतनी ज़्यादा गुस्तरदा हो गई थी। आज के मुआशरे के लिए नासिरा का पैगाम इंसानियत का है, और वो मानती हैं कि इंसानियत का जज्बा आम करने के लिए अदबी उलूम एक बहुत अहम रोल अदा करता है। हर इंसान को इंसान बने रहने के लिए कोशिश करना चाहिए, और इंसान बने रहने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो लिटरेचर पढ़े, क्योंकि लिटरेचर में सही मानों में वो दूसरे इंसान से मुलाकात करता है। अपने मिजाज, अपनी शख्सियत और अपनी ज़िंदगी के मुताबिक अगर देखा जाए तो नासिरा शर्मा जैसी शख्सियत सेकुलर रिवायात की अमीन है। वो तर्जुमान है हमारे हिंदुस्तान की सेकुलर रिवायात की। उनकी शख्सियत हमारी आज की ख़वातीन के लिए मशअले राह हो सकती है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे चिराग हमेशा रोशन रहें। बेड़ियां तोड़कर जो ज़माने